हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से 12th क्लास के चैप्टर के साथ जुड़ने वाले हैं। हमने पहला अध्याय पूरा पढ़ लिया था अपने इस चैनल के माध्यम से, और उसी पहले अध्याय के अपन 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। और इन 50 प्रश्नों के माध्यम से अपन समझेंगे पूरे पाठ को। हमने जो पढ़ा है हमने नोट्स के माध्यम से, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप आसानी से ये 50 प्रश्न हल कर पाओगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले उन चैप्टर को देखिएगा, उसके बाद इन 50 प्रश्नों को हल कीजिएगा। एग्जाम में सीधे प्रश्न छपते हैं, 1 नंबर का प्रश्न छपेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न छपेगा। तो आपको किस प्रकार से अब तैयारी करनी है, कैसे क्या है, वो अपन उसी हिसाब से चल रहे हैं। पहला चैप्टर उसके वस्तुनिष्ठ हो गए, फिर कल से अपन दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आज अपन पहले चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने। हम ज्यादा समय जाया न करते हुए इन 50 प्रश्नों को लगभग 40-50 मिनट के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि व्याख्या हमने पूरे चैप्टर में कर ली है। अब अपन सीधे प्रश्न पर फोकस करेंगे। हाँ, कोई ऐसा शब्द आएगा जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो उस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ईटे मन के तथा अस्थियां पहले चैप्टर का नाम है, उसमें अपन पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता कहो, सिंधु घाटी सभ्यता कहो, ठीक है। घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या थी? सबसे विशिष्ट, विशिष्ट यानी कि सबसे अनोखी प्रकार की कह सकते हैं अपन, है ना। सबसे अनोखी प्रकार की वस्तु कौन सी मानी गई है? ठीक है, लिपि, मुहर, नहरे या ईंटें। तो सबसे विशिष्ट प्रकार की अगर जो वस्तुएं हैं वो क्या है? मुहर, ठीक है। मुहरें यहाँ पर बहुत ही विशिष्ट प्रकार के धातु पत्थर से बनाई गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और विशिष्ट अगर सबसे विशिष्ट पूछा जाए तो। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पाई मुहर की बात की गई है। हड़प्पाई मुहर बनी होती थी। मुहर बनी हुई थी धातु से, मिट्टी से, शैल खड़ी से या तांबे से, ठीक है। मुहर की बात करें, मुहरें जो बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी शैल खड़ी नामक पत्थर से, ठीक है, जो दक्षिण राजस्थान से मुख्यतः पाया जाता था, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शैल खड़ी नामक पत्थर से मुहरें बनाई जाती थी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया, उसके बाद कौन सा स्थान खोजा गया? तो बात करेंगे अपन 1921 की, दयाराम साहनी। उसके बाद 1925, तो सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है तो वो मोहनजोदड़ो है, और सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा तो वो है हड़प्पा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा आपका उत्तर सही हो जाएगा। सबसे पहले खोजा गया स्थल, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। विकसित हड़प्पा संस्कृति का काल माना जाता है। देखिए कालक्रम पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम पूछा गया है, क्या 2600 से 1500 है, 2300 से 1500 है, 2500 से 1500 है, या 2600 से 1900 है? देखिए आपके चैप्टर में सबसे पहले दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता जो कालक्रम है, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और इसका जो कार्यकाल माना जाता है 2600 बीसी टू 1900, ठीक है। अब ये उल्टा क्यों चलता है? तो ईसा पूर्व है ना, घटते क्रम में चलेगा, उसके बाद ईसवी सन जो आगे आपके बढ़ते क्रम में चलेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल माना जाता है वो माना जाता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। चलिए अपन पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा स्थल के बारे में वापस एक बार प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, है और नहीं का विशेष ध्यान रखना आपको। प्रश्न सही पढ़ना है पहले तो। अब आप पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में कौन सा स्थान गुजरात में है,
और सीधा पहला ही देख ले लोथल, तो लोथल सही कर देते, लोथल गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर पूछा आपसे नहीं है। तो नहीं में देखिए लोथल बिल्कुल गुजरात में है, चन्हुदड़ो रंगपुर गुजरात में है और धोलावीरा भी गुजरात में है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चन्हुदड़ो, जो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो चन्हुदड़ो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, तो गुजरात में यह स्थल नहीं है। चलिए, पाकिस्तान के भी अगर क्षेत्र की बात करें तो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत, ठीक है, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, दो प्रांत यानी कि राज्य पाकिस्तान के राजस्थान या भारत को स्पर्श करते हैं। ठीक है, मुख्यतः। चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अनाज से संबंधित है कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें अपन तो अनाज, हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से अनाज के साक्ष्य प्राप्त हुए? अनाजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राप्त हुआ है वो हुआ है अपने को गेहूं। ठीक है, गेहूं के बाद में अपने को चावल के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, चावल के साथ साथ में जौ के साक्ष्य मिले, जौ के साथ साथ में चना मिला है, वो सफेद कलर का मिला। कौन से कलर का मिला है? सफेद कलर का। ठीक है, उसके बाद तिल, ये मुख्यतः और भी है, लगभग 8-9 प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें से जो देखते हैं अपन, गेहूं, चलो ठीक है, गेहूं हो गया। अब गेहूं और किसी में शायद नहीं है, तो अपना उत्तर पहला ही हो जाएगा, क्योंकि गेहूं, जौ, सफेद चना, तिल, बाजरा, चावल बिल्कुल इसमें सारे हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कौन कौन से अनाजों के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 7वां प्रश्न, देखिए ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, पूरा चैप्टर हमने पढ़ रखा है, आप आराम से चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। 7वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से कौन से जानवर की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो उसमें आ जाएगा आपके बकरी, उसमें भेड़ की हड्डियां हैं, भैंस है, सूअर की हड्डियां प्राप्त हुई है, घड़ियाल की हड्डियां प्राप्त हुई है, हिरण की हड्डियां प्राप्त हुई है। ठीक है, ये लगभग सभी प्राप्त हुई है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बकरी, भेड़, भैंस, सूअर, हिरण, घड़ियाल, उक्त सभी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उक्त सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से किन किन जानवरों की हड्डियों के बारे में, अवशेष के बारे में पूछा जाए तो। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। हड़प्पा से संबंधित हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी व बनावली किस राज्य में है? देखिएगा, ये दोनों स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनावली से मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के हल जो खिलौने के रूप में प्रयोग है। ठीक है, तो मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए? बनावली से। बनावली और राखीगढ़ी कहां पर है आपके? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा में। देखिए, राजस्थान में कालीबंगा, आयड़, खेतड़ी वगैरह हो गई, गुजरात में रंगपुर, लोथल, धोलावीरा, पंजाब में रोपड़। ठीक है, और हरियाणा की बात करें तो बनावली और राखीगढ़ी आपके कौन से क्षेत्र में है? हरियाणा में है। ठीक है, जहां से मिट्टी के खिलौने के हल प्राप्त हुए। लेकिन जूते हुए खेतों के साक्ष्य अगर पूछे जाए तो वो हो जाएगा आपका उत्तर कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, तो राखीगढ़ी और बनावली कहां पर है? आपके हरियाणा में। देखिए, मैंने इस चैनल के माध्यम से एक मैप वाली क्लास भी ली है, जिसमें पूरा मैप समझाया है, कौन सा स्थान कहां पर है। आप वहां जाकर के उस क्लास को पूरा देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आपको इतिहास के पहले पार्ट के तीनों लेक्चर ले लिए मैंने। उसके बाद मैंने सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया है और मैप पूरा कंप्लीट करवाया है। मैप मैंने सबसे पहले करवाया है। ठीक है, क्योंकि आपके मैप काम आने वाला है। तो आप यहां से मैप को देखिएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 9वां प्रश्न, है किस हड़प्पा स्थल से मिट्टी के हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए? अभी बात की हमने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में कि मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुए। प्रतिरूप यानी कि उनको खिलौनों के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, वो कहां से प्राप्त हुए? जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, लोथल, बनावली, धोलावीरा, धोलावीरा से स्टेडियम प्राप्त हुआ, इस प्रकार से। तो अभी बात की हमने कि बनावली जो है हरियाणा में, कहां पर है? हरियाणा में। यहां से हमें मिट्टी के बने हुए खिलौने, हल आकृति के प्राप्त हुए हैं, वो आपके बनावली हरियाणा में। हरियाणा में दोनों स्थल के बारे में बात की हमने, राखीगढ़ी और बनावली। चलिए
प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं अपन। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत का मतलब क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, संगत और असंगत का ध्यान रखना है। तो विशेष बात करेंगे अपन। जूते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, नहरें शोरतुगई से प्राप्त हुई, जलाशय धोलावीरा से प्राप्त हुए, जलकुंड हड़प्पा से प्राप्त हुए। बताइए, इसमें जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा बिल्कुल सही है, नहरें शोरतुगई अफगानिस्तान ये भी बिल्कुल सही है, जलाशय धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं, जलकुंड हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुए हैं, जलकुंड प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं जलकुंड, तो आपका उत्तर हो जाएगा। यहां पर पूछा असंगत का मतलब गलत कौन सा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुआ, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, प्रश्न बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत और असंगत एक ही है। ठीक है, पिछला प्रश्न था उसी तर्ज पर यह भी प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चक्कियां आटा पीसने की। हड़प्पा वासियों के बर्तन पत्थर धातु तथा मिट्टी के बने होते थे। हड़प्पाई सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। हड़प्पा संस्कृति में पहले मकान और फिर नालियां बनाई जाती थी। तो बताइए इसमें, देखिए चक्कियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको गलत पूछा है। हड़प्पा वासियों के जो बर्तन थे वो पत्थर धातु मिट्टी से बनाए जाते थे, पॉलिशदार पॉलिश करके मर्दबान बर्तन बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। सड़कें एक दूसरे को समकोण ग्रिड पद्धति में, इस प्रकार से ये होती है ग्रिड पद्धति, तो ग्रिड पद्धति में काटती है, ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा संस्कृति में पहले मकान नहीं, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की अपन बात करें तो पहले सड़कें और नालियां बनाई गई थी, उसके बाद मकान बनाए गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले मकान फिर नालियां, नहीं, पहले नालियां बनी थी फिर सड़कें बनाई थी, उसके बाद घरों का निर्माण किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब उत्तर सही हो जाएगा लेकिन ये लाइन गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो गलत पूछा तो ये लाइन आपकी गलत हो जाएगी। इसका अगर सही प्रतिरूप पूछे तो पहले क्या बनाई गई थी, पहले नालियां बनाई गई थी, उसके बाद घर बनाए गए थे। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलें 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू, देखिए सबसे अनूठा पहलू और सबसे अनूठी विशिष्टता, वो उत्तर अलग अलग हो जाएगा। अनूठा पहलू की बात करें तो पक्की हुई ईंटें, शहरी केंद्रों का विकास, विशाल भवन और जल निकास प्रणाली। तो सबसे अनूठी पहल की बात करें अपन, ठीक है, तो इसमें शहर केंद्र का विकास जो किया गया था, जैसे मकान को बनाना, नालियां एक प्रकार है ना समकोण में काटना, जलाशय स्नानागृहों का निर्माण करना वगैरह, ये सारी चीजें पूरे एक शहर केंद्र के लिए जानी जाती हैं। तो सबसे अनूठा पहलू अगर पूछा जाए आपसे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं अपन। तेरहवां प्रश्न, चलिए 13वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल एक नियोजित शहरी केंद्र कौन सा है? देखिए मैंने पहले बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थान है वो कौन सा है, हड़प्पा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शहर पूछा जाए वो कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा, सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल पूछा है, तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये सुनियोजित शहर था, विशाल स्नानागारों के लिए प्रसिद्ध था, अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुनियोजित शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। लेकिन प्रथम खोजा गया अगर पूछा जाता है आपसे तो क्या उत्तर हो जाता, हड़प्पा हो जाता। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से देखना है इनको और फिर इसको हल करते रहना है। एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न छप सकता है।
चलिए, हड़प्पा संस्कृति के शहरी केंद्र मुख्यतः विभाजित थे। हड़प्पा जो सभ्यता है मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित थी, ठीक है। एक तो था दुर्ग, एक था निचला शहर, ठीक है। दुर्ग छोटा, निचला शहर बड़ा। तो कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है, ठीक है। चलिए, आसान प्रश्न था। कुछ एक प्रश्न आसान आएंगे लड्डू के जैसे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको। चलिए, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टता, मैंने अभी बात किया, आपने विशिष्ट पहलू का बात किया था पहले, अब अनूठी विशिष्टता की बात की है, ठीक है। सबसे अनूठी विशिष्टता के लिए बात करें तो मकान बनाए गए थे और मकान के चारों तरफ नालियां बनाई गई थी, ठीक है। नालियों से सीधा जल बाहर निकल जाता था, समकोण तरीके से एक दूसरे को काटती थी। तो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, जो जल निकास प्रणाली है सबसे अनूठी विशिष्टता के रूप में जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। सड़कें भी एक दूसरे को ग्रिड पद्धति में काटती है और सड़कों के समानांतर भी ही नालियां बनाई गई थी, जल निकास प्रणाली। 16वां प्रश्न, हड़प्पाई गृह स्थापत्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? गृह स्थापत्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आवासीय भवनों में आंगन होते थे, बिल्कुल होते थे। आवासीय भवन जो होते थे उसमें आंगन होते थे। आवास बनाने में एकांतता का ध्यान रखा जाता था, बिल्कुल घर बनाया जाता था, घर के अंदर आंगन बनाया जाता था और एकांतता, ठीक है, एकांत के लिए भी अच्छा मतलब वो ध्यान रखते थे। भूमि तल पर बनाई दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, बिल्कुल जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होता था ना उसके ऊपर कोई खिड़कियां नहीं थी। उक्त सभी सही है। तो यहां पर पूछा कौन सा सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, उक्त सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, अगला है स्नानागार के बारे में। माल गोदाम, सामान रखने के लिए, और विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आसान प्रश्न है, बिल्कुल आपको सबको पता है कि स्नानागार और विशाल जो माल गोदाम है वो आपको कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। चलिए, 18वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है, ठीक है। सामाजिक विभिन्नता का हमें पता कैसे चलता है? उनके शवाधानों से, या विलासिता की वस्तुओं से, या उक्त दोनों से, या मृदभांड से। देखिए, मृदभांड तो ये है कि सामान कह सकते हैं, पर लेकिन यहां पूछा कि सामाजिक विभिन्नता कैसे पता कर सकते हैं? एक तो शवाधानों से, ठीक है, और शवाधान का मतलब इनको दफनाने के अलग अलग कब्र प्राप्त हुई है, ठीक है। और विलासिता यानी कि जीवन जीने की जो वस्तुएं थी उनके अनुसार अपन बता सकते हैं कि सामाजिक भिन्नताएं इनके अंदर प्रचलित थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उक्त दोनों उत्तर हो जाएगा। चलिए, 19 नंबर प्रश्न की तरफ बात करते हैं अपन, ठीक है। फायांस से बना जलपात्र, फायांस से बना जलपात्र विलासिता की वस्तु थी, क्योंकि देखिए फायांस से वस्तु बनाई जाती थी, चमकदार मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जो रेत, बालू और चिपचिपे पदार्थ को मिक्स करके बनाया जाता था, तो वो है फायांस, ठीक है। फायांस समझ में आ गया आपको कि फायांस क्या चीज है, ठीक है। चिपचिपा पदार्थ, रेत, बालू, रेत का मिश्रण करके एक विशिष्ट जटिल तरीके से बनाया जाता था। तो इसके बारे में बात की गई है कि यह जटिल तकनीक से बनाया जाता था, इसमें धातु का प्रयोग किया जाता था, यह विदेश से मंगाया जाता था, उक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, फायांस से जो भी पात्र बनते थे ना, जल पात्र जो भी बनते थे, वो बहुत ही विशिष्ट और जटिल तकनीक से बनते थे। इस कारण ये बहुत महंगा और विलासिता के सबसे अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक जटिल प्रकार की तकनीक से माना जाता है, इसलिए ये आपका उत्तर पहला सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। कौन सी हड़प्पाई बस्ती शिल्प उत्पादन में पूरी तरह संलग्न थी? शिल्प उत्पादन में ऐसी कौन सी बस्ती थी जो पूर्ण रूप से संलग्न थी? ठीक है, लोथल, चन्हुदड़ो, रंगपुर, धोलावीरा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख
केंद्र था। ठीक है, शिल्प मन के बनाना, बाट बनाना वगैरह, जो शंख निर्माण करना, वो सारी चीजें आ गई शिल्प में। ठीक है, चलिए, मन के बनाए जाते थे। ठीक है, मन के मोती, ठीक है, मोती वगैरह बनाए जाते थे कार्नेलियम पत्थर से, जेस्पर से, स्फटिक से, क्वार्ट्ज से, शैलखड़ी से, शंख से, फायोन्स से, मिट्टी से व धातु से। तो उक्त सभी से बनाए जाते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें ज्यादा डापाचूक होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो आप आराम से सारे प्रश्न हल कर पाओगे। ठीक है, चलिए, उक्त सभी आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा। नागेश्वर और बालाकोट, मैप में मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी, और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? शंख से बनी वस्तुएं, मिट्टी से बनी वस्तुएं, धातु से बनी वस्तुएं, विदेशी। अब समुद्र के किनारे है तो समुद्र से सीप या शंख ही प्राप्त होंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शंख से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? नागेश्वर और बालाकोट से। चलिए आगे चलते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान किससे की जाती थी? उत्पादन केंद्र का मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है चीजें उस समय की, तो कैसे पता लगाया जाता था कि ये शहर उत्पादन करता होगा? ठीक है, प्रस्तर पिंड से, औजार से, अपूर्ण वस्तुएं या कूड़ा करकट से। देखिए, औजार भी प्राप्त हुए होंगे उस शहर से, वहां से कुछ टूटे हुए पत्थर या फिर ऐसे कुछ बनाते समय जो कुछ मूर्तियां टूट गई होगी, उसका बहुत सारा कूड़ा करकट मतलब है ना, उसका भंडार, वो सब प्राप्त हुआ। तो उसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि हाँ, ये शहर कुछ शिल्प उत्पादन या कोई उद्योग से संबंधित रहा होगा। तो उक्त सभी चीजों से हमें उत्पादन केंद्रों की पहचान होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24। चलिए, 24, शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। शिल्प कार्यों में सबसे अच्छे संकेतकों में से एक माना जाता है। ठीक है, कूड़ा करकट, शंख, अवस्थिति या धातु। शिल्प कार्यों के सबसे अच्छे संकेतकों, यानी कि जहां से ज्यादा कूड़ा करकट मिला है, प्राचीन समय का जो भी माल मिला है टूटा हुआ, उनसे अपन शिल्प कार्यों के सबसे अच्छे संकेत मान सकते हैं। क्योंकि अगर शंख कहीं से मिला तो अपन ये थोड़ी पता लगा सकते हैं कि या शंख बनाए जाते होंगे, इस प्रकार से नहीं। जैसे मैं कुछ चीज बना रहा हूं, अब उसका वेस्टेज माल अगर वहां पड़ा है तो कल आकर के कोई लोग कह सकते हैं कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, उस वेस्टेज या उस कूड़ा करकट के माध्यम से वो आराम से बता सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कूड़ा करकट के माध्यम से आप एक शिल्प कार्य का संकेत अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तांबे का दर्पण कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है, एक तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, जो आपको प्राप्त हुआ है रंगपुर, धोलावीरा, लोथल, तो सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? चंदहुदड़ो से। ठीक है, देखिए सारे के सारे मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। आप वहां जाकर के चैप्टर को देखोगे तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। उसमें चित्र भी दे रखे हैं कि कैसे क्या है। ठीक है, परिवहन के लिए लोग, सामान तथा लोगों के आवाजाही के लिए परिवहन की बात करते हैं अपन, तो परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन कौन सा था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी एक परिवहन का सबसे प्रमुख साधन हुआ करता था। ठीक है, घोड़ों से परिचित थे, लेकिन उतनी मात्रा में घोड़ों के बारे में, ऊंटों के बारे में अपन को जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन बैल के बारे में अपन को विशेषतः जिक्र मिलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, असुमेलित कौन सा है? असुमेलित मतलब जो मिलान है ना, उसमें कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, चलिए, लाजवर्दमणि शोरतुगई अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान शोरतुगई जो क्षेत्र है वो लाजवर्दमणि के लिए प्रसिद्ध था। कार्नेलियम पत्थर लोथल, बिल्कुल सही है। शैलखड़ी अफगानिस्तान, तांबा राजस्थान, तांबा राजस्थान सही है। अब इन दोनों में डाउट है, देखो। ठीक है, कार्नेलियम लोथल ये भी सही है। अब शैलखड़ी जो पत्थर है ये अफगानिस्तान से नहीं, ये बल्कि दक्षिण राजस्थान इसका प्रमुख केंद्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो शैलखड़ी पत्थर क्या पूछा है? असुमिलित कौन सा? असुमिलित हो जाएगा शैलखड़ी, दक्षिण राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं।
चलिए, हड़प्पाई लोगों का संपर्क था, यानी कि संपर्क कहां कहां तक था उनका। मगान शब्द जो है वो ओमान के लिए प्रयोग किया गया था, दिलमून बहरीन द्वीप के लिए प्रयोग किया गया था। देखिए प्रश्न के माध्यम से समझना, प्रश्न आएगा कि मगान शब्द कौन से देश के लिए प्रयोग किया गया, कौन से पुरातत्व क्षेत्र के लिए, तो ओमान के लिए। दिलमून बहरीन द्वीप के लिए। मेसोपोटामिया से या उक्त सभी से, तो हड़प्पाई लोगों का जो संपर्क था मगान से था, दिलमून से था और मेसोपोटामिया से था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उक्त सभी से इनका संपर्क था। चलिए हाजा पक्षी की बात करते हैं। हाजा पक्षी का तात्पर्य है मोर, कौवा, कोयल, कबूतर। बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, मोर। हाजा पक्षी मोर के समान माना गया है। प्रश्न नंबर 30। ठीक है, मेसोपोटामिया से जो लेख मिला है उसमें एक शब्द मिलता है, मेलुहा शब्द। क्या मिलता है, मेलुहा शब्द। मेलुहा शब्द प्राप्त होता है अपने को सिंध। ठीक है, सिंध यानी कि अपने क्षेत्रों से संबंधित। ठीक है, मेलुहा शब्द का तात्पर्य पूछा है, सिंध, फारस, भारत, मिस्र। भारत मत कर देना, सिंध। हड़प्पाई क्षेत्र के लिए मेसोपोटामिया के लोग कौन से शब्द का प्रयोग करते थे, या उनके लेखों में कौन सा शब्द मिला है, तो मेलुहा शब्द मिला है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों को क्या, नाविकों का देश, ठीक है, नाविकों का देश सिंध, और सिंध के लिए वो शब्द क्या प्रयोग करते थे, मेलुहा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मेलुहा। नाविकों का देश कौन सा है, मेलुहा। मेलुहा का मतलब क्या होता है, सिंध होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32। मुहरा और का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। लंबी दूरी यानी कि कोई भी माल यहां से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, ठीक है, तो उसके प्रमाणीकरण के लिए, वो माल अच्छे तरीके से वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस सभी चीजों के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, कोड़ियां, मुद्रांकन, मनकों या धातु का। तो मुहरों के साथ में मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लंबी दूरी को सुविधाजनक बनाने के लिए माल के ऊपर मुहर लगाई जाती थी और खरीदने बेचने के लिए मुद्राओं का प्रयोग प्रचलन में था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33। सबसे लंबे मुहर अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं, 26, 10, 15, 36। ठीक है, तो सबसे जो लंबा मुहर अभिलेख है उसमें 26 मुहर अभिलेख के चिन्ह आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट प्रश्न है, बिल्कुल फैक्ट में, तो इनको याद करना आपको, कोई इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हड़प्पा संस्कृति में बाट मानक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट किससे बनाए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता की बात करें अपन तो बाट जो एक कठोर पत्थर की बात कर सकते, कठोर और महीन अवसादी चट्टानों से जो बनता है। ठीक है, चर्ट नामक पत्थर है, अवसादी चट्टानों से, प्लस ये कठोर होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखिएगा। हड़प्पाई बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड, देखिए निचले द्विआधारी का मतलब है 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये आधार था ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला जो था ना, ऊपर वाला तो द्विआधारी था, नीचे वाला था दशमलव आधारी। कौन सा था, दशमलव, यानी कि छोटी से छोटी चीज तोड़ने के लिए भी मतलब ज्यादा, मतलब ये मतलब बहुत ही टेक्निक कह सकते हैं जी। ठीक है, दशमलव आधारित था। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, पुरोहित राजा की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, और ये कहां से प्राप्त हुई है, पुरोहित राजा की मूर्ति ये प्राप्त हुई है आपके लोथल, चंद्रदुर्ग, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए आगे अगला 37 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में मैंने लास्ट में चैप्टर में पढ़ाया भी है कि पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए या टिप्पणी कीजिए, जो भी प्रश्न ऐसा बनता है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन बिल्कुल सही है, वनों की कटाई बिल्कुल सही है, नदियों का मार्ग बदल देना
बिल्कुल सही है, उक्त सभी सही है। इसमें और अगर पूछा जाए महामारी, बाढ़, ठीक है, इस प्रकार की चीजें, आक्रमण, युद्ध वगैरह सारी चीजें आ जाएगी, तो उक्त सभी कारण इसमें आपके हो जाएंगे। चलिए 38 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं अपन। 50 प्रश्न है पूरे, ध्यान से पढ़िएगा, तो मैं लगभग गारंटी लेता हूं कि लगभग प्रश्न आपके यहीं से एग्जाम में छप जाएंगे, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? देखिए 1861 में तो स्थापना होती है पुरातत्व विभाग की, और 1871 में कनिंघम पहले महानिदेशक बनते हैं। तो कनिंघम सबसे पहले महानिदेशक बनेंगे, डायरेक्टर जनरल बनेंगे, ठीक है, 1871 में। चलिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जो लेखक है वो है एस.एन. राव, एस.एन. राव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम उत्खनन करने का कार्य जाता है सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एस.एन. राव। आपका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? 1944 की बात की है, पहले की बात होती तो कनिंघम हो जाता, लेकिन 1944 में कौन बने थे? व्हीलर साहब, ये आपके डायरेक्टर जनरल बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। चलिए अगले चलते हैं अपन, प्रश्न नंबर 42। कालीबंगन और से वेदियां प्राप्त हुई है, अग्निकुंड की वेदियां प्राप्त हुई है, ठीक है। कालीबंगा के साथ साथ में रिक्त स्थान पूछा है, लोथल, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। अग्नि वेदियां यानी कि अग्निकुंड, यज्ञ से संबंधित ऐसी भी प्रथा करते होंगे तब, ठीक है। तो बात करें इसमें क्या उत्तर हो जाएगा आपका? लोथल, ठीक है। लोथल उत्तर बिल्कुल इसका सही होगा। कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। हड़प्पाई मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर एक योगी की मुद्रा में चूंकि बैठा दिखाया गया है, वह क्या है? एक ऐसी मुद्रा मोहर मिली है जिसके ऊपर एक चित्र बना हुआ है, पालथी मार करके एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उसको लोगों ने किसका दर्जा दिया है, या फिर भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने उसको क्या दर्जा दिया है? तो उसको क्या दर्जा दिया है? शिव का दिया है या विष्णु का दिया है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आद्य शिव की का दर्जा दिया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 44। हड़प्पाई मर्तबान किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में मर्तबान की हमने बात की थी, ठीक है। मर्तबान का मतलब देखिए, हड़प्पाई मर्तबान यानी कि एक पात्र है जो और कन्या कैसी ऐसी अन्य सभ्यता से प्राप्त हुआ हमें, तो ओमान, दिलमुन, मेसोपोटामिया या मेलुहा से। मेलुहा तो खुद सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ठीक है। तो ओमान जिसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था? बगान, ठीक है। यहां से हमें हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलिए 45 नंबर पर। हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी, ठीक है। हड़प्पाई लिपि यानी कि ये हड़प्पाई लिपि लिखने का सर्पिलाकार, ठीक है, इस प्रकार से। तो दाएं से बाएं, दाएं से नहीं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तो है लेकिन ये यहां से ऊपर नीचे होगी, नीचे से ऊपर नहीं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की तरफ हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी सर्पिला आकार में, ठीक है। चलिए, अधिकांश हड़प्पाई स्थल किन क्षेत्रों में है? देखिए, हड़प्पाई स्थलों की बात करें तो जैसे ये भारत है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपके पाकिस्तान, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना,
ये पूरा आप मान के चलो ये है रेगिस्तान। कौन सा है? रेगिस्तान। ठीक है, शुष्क पूरा नहीं कह सकते, इसको अर्ध शुष्क के रूप में रख सकते हैं अपन। तो अधिकांश जो हड़प्पा के स्थल है ना वो इस जगह पे, तो ये जो क्षेत्र आता है वो अर्ध शुष्क में आता है। किसमें आता है? अर्ध शुष्क में। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांश जो हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं वो अर्ध शुष्क क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकांश हड़प्पाई स्थल किन क्षेत्रों से हैं? तो आपके अर्ध शुष्क से। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुख्यतः 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 47, थार के रेगिस्तान को से लगा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तान है वो क्या कहलाता है? थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र क्या कहलाता है? नखलिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या चोलिस्तान। ठीक, ये दोनों नहीं है, नखलिस्तान और चोलिस्तान में कंफ्यूज मत होना, चोलिस्तान इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, जो थार के मरुस्थल से लगा हुआ पाकिस्तान का भाग क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 48 प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। 2-3 प्रश्न और बाकी हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, सिंध में आरंभिक हड़प्पा स्थलों की कुल संख्या है। सिंध में, सिंध यानी कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात की है। ठीक है, आरंभिक की बात की, सबसे पहले खोजे गए थे वो थे अपने 52। टोटल कितने थे? 52 स्थल थे। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें, ये तो हो गया हड़प्पा, ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1925। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। ऋग्वेद में हड़प्पा संस्कृति के सदस्य किस देवता का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख मिलता है जो मतलब हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है उसका? ठीक है, तो विष्णु, रुद्र या ब्रह्मा या वरुण का। तो रुद्र अवतार की बात करते हैं, भगवान शिव से संबंधित था, तो इनका उल्लेख जो ऋग्वेद में भी मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हमने कुल 50 प्रश्नों पर बात की है। पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट है। आप तीनों क्लास देखिएगा, मैप को अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को देखिएगा और फिर अपन अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और इसी तरह हमारी क्लास से जुड़ते रहिएगा और आप हमारे इस क्लास को देख करके पूरी समझ करके अच्छे तरीके से, अब स्कूल में टेस्ट भी होंगे आपके, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, ईयरली एग्जाम होंगे, उसमें ये प्रश्न डायरेक्ट छप सकते हैं। तो आप आराम से तैयारी कीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, मस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा और हमारी क्लास को इसी तरह देखते रहिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सके और वो भी एक अच्छे अंक या अच्छे टारगेट तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी क्लास से जुड़े, धन्यवाद।